तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था पोस्ट मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर को। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गुप्ता आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। अब जानते हैं गुप्ता आर्ट और आर्किटेक्चर कब स्टेब्लिश्ड हुई थी। गुप्ता आर्ट स्टेब्लिश्ड हुई थी अराउंड 4th सेंचुरी एडी। इस पीरियड को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट। ये पीरियड कहा जाता है कि इसमें बुद्धिज्म खत्म तो नहीं हुआ था, पर हिंदुइज्म धीरे धीरे फ्लरिश्ड होना शुरू हो गया था। जो स्टार्टिंग में गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया था, और जैसे जैसे और रूलर्स आते रहे उन्होंने हिंदुइज्म अपना फ्लरिश्ड किया था। जब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। इससे पहले हमने देखा केव्स के बारे में, स्तूपास के बारे में, या हमने पढ़ा था नेचुरल डिटीज के बारे में, जहाँ पर लोग वर्शिप करते थे नेचर की, अग्नि की, वाटर की, पर कहीं भी हमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बारे में देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर का पीरियड। ये वो पीरियड था जहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर क्लाइमेक्स पे पहुंचा था, जहां से हमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में कि टेम्पल जैसी भी एक चीज स्टार्ट हुई थी इस पीरियड से बनने में, इस पीरियड में इंडिया में टेम्पल का बनना शुरू हुआ था, ये पता चलता है। अब टेम्पल्स बन गए तो लोगों ने प्रेयर भी करनी स्टार्ट की थी उनमें। तो लोगों ने, जो लोग विष्णु जी की पूजा करते थे उन्हें वैष्णवाइट्स कहा जाता था, और जो लोग शिव जी की पूजा करते थे उन्हें शिवाइट्स कहा जाता था, और जो मदर गॉडेसेस की पूजा करते थे उन्हें शक्तियाइट्स कहा जाता था। तो जैसे कृष्ण जी की या राम जी की जो पूजा करते थे वो विष्णु जी हो गए, विष्णुवाइट्स हो गए, और जो माँ काली की, माँ शक्ति की या माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते थे उन्हें शक्तियाइट्स कहा जाता था। हम आज भी इंडिया में देखते हैं कि कुछ रीजन ऐसे फेमस हैं जहाँ पर एक प्रकार के या एक टाइप के गॉड की ज़्यादा वर्शिप की जाती है। जैसे हम वेस्ट साइड महाराष्ट्र में चले जाएं तो गणेश चतुर्थी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है, ईस्ट साइड चले जाएं तो दुर्गा पूजा ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है। तो इसी ही प्रकार से इंडिया में काफ़ी सारे ये गॉड और गॉडेसेस के हिसाब से इंडिया का एरिया डिवाइड कर दिया गया था। जैसे नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर विष्णु जी की पूजा होती थी, और साउथ में शिव जी की पूजा होती थी, और बाकी ईस्ट साइड और साउथ वेस्ट साइड जो ये गोवा, कर्नाटका, केरला वाला एरिया है वहाँ पर शक्ति जी की पूजा होती थी। जैसे हम आज भी महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम आज की लाइफ से तक रिलेट कर सकते हैं कि कुछ जगह पर गणेश जी की पूजा हुई, कुछ जगह पे शक्ति जी की पूजा हुई। तो ये एरिया उस टाइम से डिवाइडेड थे गॉड्स के हिसाब से। तो अब जानते हैं यहाँ की केव्स के बारे में। केव्स में कुछ ज़्यादा खास डेवलपमेंट देखने को मिला नहीं, पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट और जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या चेंज देखने को मिला वो चेंज था मुराल पेंटिंग्स का। वॉल पे, केव की वॉल पे मुराल पेंटिंग का यूज होने लग गए थे। मुराल पेंटिंग क्या होती है? जब हम डायरेक्टली वॉल पे या सीलिंग पे डायरेक्ट पेंटिंग कर देते हैं, जैसे पेन उठाया और डायरेक्ट हमने वॉल पे पेंटिंग कर दी, तो उस चीज को कहते हैं मुराल पेंटिंग, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल है अजंता की केव्स और एलोरा की केव्स जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो हम इन्हीं केव्स के बारे में और जो इस टाइम पीरियड में बनी थी उन्हीं कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट केव्स के बारे में जानते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अजंता केव्स। अजंता केव्स एस्टेब्लिश्ड हुई थी अराउंड 200 BC टू 650 AD में। ये केव्स हमें मिली हैं सह्याद्री रेंज जो कि महाराष्ट्र में है। ये एक रॉक कट केव का ही पार्ट है जहां पर ये हमें देखने को मिला है कि इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट वॉल्स पे फ्रिस्को पेंटिंग का यूज हुआ है। अब फ्रिस्को पेंटिंग क्या होती है? फ्रिस्को पेंटिंग मुराल टेक्निक का ही पार्ट है। फ्रिस्को पेंटिंग में पहले एक क्ले का घोल लिया जाता है, उसमें
काउडंग को और राइस हस्क को मिलाया जाता है। फिर उस लेप को वॉल पे अप्लाई किया जाता है। फिर जब वो वॉल पे अप्लाई हो जाता है उसके बाद एक वाइट कलर का लाइम प्लास्टर अप्लाई किया जाता है, एक गीली वॉल बन जाती है। जब वो वॉल का सरफेस मॉइस्ट होती है, हल्की गीली गीली होती है, तभी उस पे कलर्स का अप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे कलर सूखेंगे, जैसे जैसे उसकी सरफेस सूखेगी तो कलर्स एक गहरा छाप, एक गहरा अपना रंग छोड़ देंगे जो वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेंगी। जिसमें आउटलाइनिंग की जाती थी रेड कलर से, और इसमें ब्लू कलर का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ करता था। इसमें आप कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट केव्स के बारे में जान लेते हैं। केव नंबर 26 जो कि महापरिनिर्वाण केव है। जब बुद्धा की डेथ हुई थी, कहा जाता है कि इसमें स्कल्पचर मिला है या इसमें पेंटिंग मिली है, फ्रिस्को पेंटिंग मिली है जब बुद्धा की डेथ हुई थी। केव नंबर 19 नागा केव। इसमें नागा किंग का राज तिलक हुआ है या शो किया है कि उन्होंने कब अपनी गद्दी या अपना राज्य संभालना शुरू किया था। तो ये था अजंता केव के बारे में। इवन अ फैक्ट कि अजंता केव इज रिकॉर्डेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब दूसरी केव के बारे में जानते हैं, एलोरा केव। एलोरा केव बनी थी अराउंड 5th century to 11th century। ये हम देख रहे हैं कि अजंता केव्स और एलोरा केव्स, इनका टाइम पीरियड काफी लंबा है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये एक ही डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी या क्या ये एक ही रूलर ने बनाई थी? नहीं, ये एक रूलर या एक डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाई गई थी। जैसे एक रूलर आया, उसने केव्स का निर्माण शुरू किया, वो डेथ हो गई उसकी, या उसने केव का काम बीच में छोड़ दिया, तो ऐसे ही दूसरी डायनेस्टी आई तो वहीं से उसने केव का डेवलपमेंट, केव बनाना अपना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए इनका टाइम पीरियड इतना ज्यादा लंबा है क्योंकि ये केव्स भी काफी ज्यादा बड़ी हैं। तो अब जानते हैं एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है, जो ये शो करती हैं 3 रिलीजन को, जहां की अजंता केव्स शो करती थी सिर्फ एक रिलीजन को, बुद्धा रिलीजन को, जहां पर बुद्धा से रिलेटेड स्टोरी थी, जताका की स्टोरीज थी, शो की गई थी। पर एलोरा केव्स में 3 सेक्ट्स की, 3 रिलीजन की स्टोरी शो की गई थी। इस ही सेक्ट्स की वजह से कुछ गुफाएं हैं जो इन सेक्ट्स में डिवाइडेड हैं। एलोरा केव ग्रुप है 34 केव्स का, जिसमें 17 ब्राह्मिकल केव्स हैं चौदह हिंदूज केव हैं, सॉरी बुद्धिज्म केव, और 5 जैन केव्स हैं, जिसमें ब्राह्मण और बुद्धिज्म केव बनाई गई थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे। और जैन केव बनाई गई थी यादवा डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये थी जो केव्स, 34 केव्स
3 सेक्ट्स में डिवाइड थी, जहां की, एक और बार रिपीट कर देती हूं, जहां की अजंता केव शो करती थी सिर्फ बुद्धिज्म सेक्ट को और एलोरा केव शो करती थी 3 डिफरेंट सेक्ट्स को। अब कुछ इनकी भी प्रोमिनेंट केव्स के बारे में जान लेते हैं। अब जब ये इतनी बड़ी केव्स हैं तो इसमें कुछ तो प्रोमिनेंट केव्स होंगी। तो प्रोमिनेंट केव्स, केव नंबर 10 जो कि एक चैत्य केव है। चैत्य केव एक प्रेयर हॉल था जहां पर मॉन्क्स प्रेयर करते थे, जो शो करता है बुद्धा की स्कल्पचर को जब बुद्धा प्रे कर रहे हैं। केव नंबर 14 जो है रावण की खाई। केव नंबर 15 शोज 10 अवतार। दश अवतार विष्णु जी के 10 अवतार। अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, पर 10वां अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कल्कि का अवतार है। कल्कि का अवतार वही जो अवतार हमें इवन मूवी में तक दिखाया गया था जो 2024 में रिलीज हुई थी, वो लास्ट अवतार कहा जाता है विष्णु जी के अवतार को। अब लास्ट केव के बारे में और जान लेते हैं। केव नंबर 16 कैलाश केव। कैलाश केव एक बहुत अपने आप में ही एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर केव है। इतनी सुंदर कि आज तक उस पर रिसर्च वर्क कंटिन्यू है। ये रिसर्च वर्क इसलिए कंटिन्यू है क्योंकि ये एक मोनोलिथिक केव है। मोनोलिथिक केव जो सिर्फ एक ही तरीके के पत्थर से बनाई गई है, जिसमें वैसे तो केव्स बनी होती हैं उनकी नीचे से कार्व्ड करनी शुरू की और फिर धीरे धीरे कार्व्ड करते हुए वो ऊपर के फ्लोर तक या ऊपर की लेयर तक जाते हैं। पर ये एकमात्र ऐसी केव है जिसमें कार्विंग ऊपर से, टॉप से शुरू हुई थी और टॉप से कार्विंग करते करते ये नीचे तक आए थे। तो ये आज भी लोगों को अचंभे में डाल देती है कि आखिर ये केव इतनी अच्छी और उस टाइम के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के कार्व कैसे की होगी कि ऊपर से स्टार्ट की और तब नीचे तक गए। इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट स्कल्पचर जो मिला है कि रावण शेकिंग माउंट कैलाश। अब इसके पीछे की भी एक स्टोरी जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे की ये स्टोरी थी क्या। जब रावण को अपनी शक्ति पे बहुत अहंकार हो गया था तो उसने ये सोचा कि कैलाश पर्वत जिस पे लॉर्ड शिव बैठे हैं वो उसे हिलाने की कोशिश करे, पर वो उसे हिला नहीं पाया था। जब वो हिलाने की कोशिश करता है तो अपनी उंगलियों को दब जाती हैं उसकी उंगलियां, क्योंकि शिव जी ने सिर्फ अपनी एक पैर की छोटी उंगली से कैलाश पर्वत को नीचे दबा दिया था और रावण की उसमें उंगलियां फंस जाती हैं। तो यही स्टोरी को डिपेक्ट करती है कैलाश केव, केव नंबर 16। अब जानते हैं बाकी की केव्स के बारे में। थर्ड केव बाघ केव। जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। ये बहुत सिमिलर है अजंता केव से। ये ग्रुप है 9 बुद्धिज्म केव का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हाईलाइट जो है वो रंग महल की केव है, जो इसका एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। अब जानते हैं चौथी केव के बारे में, जूनागढ़ केव। नाम से ही क्लियर हो रहा है जूनागढ़, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। इसमें भी कुछ इतना खास जानने को है नहीं, बट जो इसका फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन पे सिटाडल बना हुआ है, सिटाडल की फॉर्मेशन हो रखी है। सिटाडल होता है एक अपर एरिया, जो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा था कि एक अपर एरिया होता था और एक लोअर एरिया होता था। तो सिटाडल होता है एक अपर एरिया। अब जानते हैं पांचवी केव, मंडपेश्वर केव। मंडपेश्वर केव ये भी अपने आप में ही हिंदू स्कल्पचर को
शो करती हुई केव है जो कि लेट गुप्ता पीरियड के टाइम पे बनी थी। ये इतनी मतलब ज़्यादातर इसमें स्कल्पचर्स हिंदू से रिलेटेड मिले हैं जो कि बहुत पुरानी पुरानी स्टोरीज को बताते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट स्कल्पचर मिला है नटराज का। नटराज शिव जी का वो रूप था जब शिव जी ने एक अपस्मार नामक राक्षस पे तांडव किया था, तो शिव जी का उस रूप को नटराज कहा जाता है। सदाशिव, और अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर शिव जी का वो रूप है जिसमें आधे मेल और आधे फीमेल, मतलब आधे शिव जी और आधे पार्वती जी हैं। अब जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उदयगिरी केव। अब इसमें उदयगिरी केव जो गुप्ता पीरियड की है और उदयगिरी खंडगिरी केव जो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ी थी, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हुएगा, क्योंकि वो वाली केव उड़ीसा में थी और ये वाली केव मध्य प्रदेश में थी जो अराउंड 5th सेंचुरी बनी थी। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि उदयगिरी केव्स, तो समझ जाइएगा कि ये मध्य प्रदेश की गुप्ता पीरियड में बनी हुई केव के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आता है क्वेश्चन में उदयगिरी खंडगिरी केव्स, ये नाम हमेशा साथ आएंगे, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बनी थी, वो समझ जाइएगा कि ये ओडिशा वाली केव्स के बारे में बात हो रही है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो अब जानते हैं उदयगिरी केव्स के बारे में। उदयगिरी केव्स बनाई गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। इसमें भी हिंदू स्कल्पचर्स जो कि बहुत एंशिएंट स्टोरी को डिपेक्ट करते हैं उनके बारे में मिला है। अब जान लेते हैं कुछ इसके प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स के बारे में। इसमें प्रोमिनेंट स्कल्पचर मिला है नारायण का, नरसिम्हा, हाफ लायन और हाफ ह्यूमन का फॉर्मेशन जो थी, जो प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया था, उसे नरसिम्हा कहते हैं। और स्कंद, स्कंद जी जो शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो ये था केव के बारे में। अब जानते हैं कि यहाँ पर स्तूप्स की क्या हालचाल थे। स्तूप्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो डिक्लाइन की तरफ जा चुका था, क्योंकि अब जब टेम्पल बनने लग गए थे तो लोगों ने टेम्पल्स के आर्किटेक्चर पे, टेम्पल्स के डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। तो ये जो स्तूप्स था उन्हें इग्नोर कर दिया गया था। तो इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं, बट ये डिक्लाइन में जाने लग गए थे, जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है धार्मिक स्तूप ऑफ वाराणसी। तो ये सिर्फ स्तूप्स के बारे में था। अब जानते हैं यहाँ के स्कल्पचर्स के बारे में। स्कल्पचर्स बहुत प्रोमिनेंट स्कूल्स डेवलप्ड हुए थे सारनाथ में अराउंड दिस पीरियड। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो एक क्रीमी कलर का सैंडस्टोन था, जिसमें मेटल का भी यूज हुआ करता था। इसमें जो सबसे अलग बनाती है वो ये चीज थी कि इसमें नेकेडनेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था। इवन हैंड, चेस्ट, लेग्स सबको कपड़े से कवर किया गया था। मतलब क्लोथ्स को इस तरीके से बनाया गया था कि वो हर एक बॉडी पार्ट को कवर करे। और इनके पीछे एक हेलो की फॉर्मेशन भी हुआ करती थी। हेलो क्या होता है? हेलो ये शो करता था कि जो डिटी बनाई गई है या बुद्धा, वो एक भगवान है। मतलब एक गोल चक्र होता था उनके सर के पीछे या उनके ताज के पीछे, जो हम आज भी मंदिरों में देखते हैं कि किसी भगवान के पीछे, कृष्ण जी के पीछे या किसी भी राम जी के पीछे, उनके ताज के पीछे एक गोल ब्राइट चक्र होता है, कुछ इस टाइप से। जैसे ये डिटी हो गए और इनके ताज के पीछे एक ऐसे गोल चक्र सा होता है, कुछ इस टाइप से हेलो की फॉर्मेशन हुआ करती थी। जिसका मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है बिहार में बुद्धा, जो कॉपर के बने हुए हैं,
पहले तो वो बिहार में थे, बट बाद में ब्रिटिशर्स उन्हें यूके के म्यूजियम में ले गए थे, तो ये करंटली यूके के म्यूजियम में सिचुएटेड है। तो आज के टॉपिक को हम क्लोजर देते हैं। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस जान लेते हैं। जो मैंने पहली लाइन बोली थी इंट्रोडक्शन में कि ये गोल्डन एज कहलाया जाता है ऑफ क्लासिकल इंडियन, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से अराइज हो जाता है कि आखिर क्यों इसे गोल्डन एज कहा जाता है, और इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट केव्स के बारे में, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, जिसके बारे में फैक्ट्स कि कब ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉर्डेड थी, और इनके बारे में, इनकी प्रोमिनेंट केव्स के बारे में, और यहाँ के स्कल्पचर में कौन सा मटेरियल यूज होता था। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी से लेके वन डे एग्जाम, हर एक एग्जाम में कवर किए जाते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में।